गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। बेटा जैसे आप जानते हैं कि हम आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ रहे हैं और उस आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमने अभी एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन लिया है। हमने देखा कि कैसे हम एक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखते हैं। बेटा हमने देखा कि पानी का जो है वाटर का जो आयनिक प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होता है, वो भी हम देख चुके हैं। अब इसी के साथ साथ बेटा अब जो हमारे पास टॉपिक है ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, तो बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके रिलेटेड आपको कुछ इंफॉर्मेशन जो हैं वो लेनी होंगी, कुछ चीजें उसके रिलेटेड आपको पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो याद रखने होंगे, तब जाकर बेटा आप इस चैप्टर में और आगे बढ़ सकते हो अच्छे तरीके से। एंड व्हेन आई से इन अ गुड वे, आई मीन टू से कि आप न्यूमेरिकल्स जो हैं अपनी वो अच्छे से टैकल कर पाओगे, चाहे इस इक्विलिब्रियम चैप्टर में कोई भी न्यूमेरिकल आपके सामने आए। तो ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ को अच्छी तरह से पढ़ना बेटा, दिस इज ए प्री रिक्विजिट फॉर अंडरस्टैंडिंग द फ्यूचर टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। बेटा हमारे पास लॉ जो है दैट इज व्हाट वी कॉल एज ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। ठीक है, दिस इज ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। और बेटा ये लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to Ostwald's dilution law, according to Ostwald's dilution law, a weak electrolyte, अब बेटा ध्यान रखिएगा यहां पर, you have made use of the word electrolyte and by electrolyte I mean to say चाहे वो बेटा weak acid हो या चाहे कोई वो weak base हो। सॉल्ट्स बेटा वीक नहीं होते हैं, ऑल सॉल्ट्स आर कंसिडर्ड टू बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो मतलब ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ सॉल्ट्स पर तो नहीं लगेगा, हाँ जरूर इस पर लग जाएगा, किस पर? वीक एसिड हो या फिर वीक बेस हो। सो अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज 100% डिसोशिएटेड, इज 100% डिसोशिएटेड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब बेटा यहां पर एक वर्ड आपके लिए नया आएगा, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो बेटा ध्यान रखिएगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब बेटा होता है कंसंट्रेशन को नियरली जीरो करना। एंड व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग कंसंट्रेशन को नियरली जीरो करना? बेटा इट मीन्स दैट यू हैव एडेड or you have diluted solution to such an extent that the presence or absence of the solute in the solution is one and the same thing। ठीक है, तो अगर आप बेटा ये देखोगे कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने इतना ज्यादा सॉल्वेंट लिया है कि अब उसमें जितना सोल्यूट है वो ना होने के बराबर है। आप चाहे उसको मानो या ना मानो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो दैट इज व्हाट ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ स्टेट्स, अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज 100% डिसोशिएटेड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या मतलब है इसका, मैं अभी आपको समझाता हूं। देखिए बेटा, हम कोई भी वीक एसिड ले सकते हैं, कोई भी वीक बेस ले सकते हैं। तो देखो बेटा, कंसिडर, लेट अस कंसिडर ए वीक एसिड। हम एक वीक एसिड कंसिडर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल बेटा, हम एक वीक एसिड HA कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, जैसे ही हम एक वीक एसिड कंसिडर करेंगे बेटा, वी नो इक्विलिब्रियम आ जाएगा एंड वी विल गेट हियर एज H पॉजिटिव प्लस A माइनस, वेयर व्हाट इज दिस A माइनस? दिस A माइनस इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ HA। HA अगर एसिड है वीक तो A माइनस इसका कॉन्जुगेट बेस है, और बेस स्ट्रॉन्ग होगा बिकॉज यहां पर हमारे पास जो एसिड है वो वीक है। ठीक है, अब ये बेस किसके रेस्पेक्ट में वीक होगा, किसके रेस्पेक्ट में स्ट्रॉन्ग होगा बेटा, वो तो कंपैरिजन के टाइम पर देखा जाएगा, बट राइट नाउ वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट HA इज अ वीक एसिड एंड A माइनस इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस वीक एसिड। ठीक है बेटा, अब देखिए, चलिए हम क्या करते हैं, हम इसकी कंसंट्रेशन स्टार्ट में C मान लेते हैं। जाहिर सी बात है बेटा, ये कुछ नहीं होगा और ये भी कुछ नहीं होगा, लेकिन बेटा जैसे ही हम इक्विलिब्रियम पर आएंगे, जैसे ही हम इक्विलिब्रियम पर आएंगे बेटा, आई विल कंसिडर दिस टू बी C माइनस C अल्फा, आई विल कंसिडर दिस टू बी C अल्फा एंड आई विल कंसिडर दिस टू बी C अल्फा। तो देखो बेटा, यहां पर आपको क्या आदत है, वी आर यूज्ड टू राइटिंग A माइनस A अल्फा, बट नाउ राइट नाउ वी आर नॉट हैविंग A, हमारे पास कंसंट्रेशन है, तो हम यहां पर लिख रहे हैं C माइनस C अल्फा। बेटा हम यहां पर लिख रहे हैं C अल्फा और हम यहां पर भी लिख रहे हैं C अल्फा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बेटा मैं आपको यहां पर एक चीज बताना चाहता हूं, प्लीज कीप दिस पिक्चर इन योर माइंड। इसको ऐसे ही आप डब्बे में बंद कीजिएगा। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर के बाद वापस इस पर आएंगे, लेकिन बेटा इसको हम कहेंगे ओस्टवाल्ड्स पिक्चर।
ठीक है। अब आप बोलोगे ये क्या नाम है इसका, तो बेटा ये नाम मैंने इसके लिए रखा है क्योंकि आगे चलकर बेटा मैं सिर्फ आपको बोलूंगा ओस्टवार्ड्स की पिक्चर की तरफ ध्यान रखो। तो बेटा आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि यहाँ पर है C माइनस सी अल्फा, इससे जो दो आयंस आए हैं H पॉजिटिव और A माइनस, H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन भी C अल्फा है, A माइनस की कंसेंट्रेशन भी C अल्फा है। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय ओस्टवार्ड्स पिक्चर, ठीक है। कीप दिस थिंग इन माइंड। ओस्टवार्ड्स पिक्चर का मतलब बेटा ये होता है कि जो दो आयंस आए हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट से, उसके दोनों आयंस की कंसेंट्रेशन बराबर बराबर होती है, यानी कि C अल्फा और C अल्फा, ठीक है बेटा। वेयर इज दिस, व्हाट इज दिस C? दिस C इज द कंसेंट्रेशन ऑफ द सोर्स फ्रॉम विच H पॉजिटिव हैज बीन प्रोड्यूस्ड। डेफिनेटली बेटा H पॉजिटिव कहां से आया है? HA से। HA की कंसेंट्रेशन C, तो बेटा ये C असल में रिप्रेजेंट कर रहा है कंसेंट्रेशन ऑफ HA। बेटा ये A माइनस कहां से आया है? HA से। HA की कंसेंट्रेशन C, तो बेटा यहां पर भी आपके पास वही C आया है, ठीक। नाउ लेट अस गो, हम जानते हैं बेटा वीक एसिड है तो कौन सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन होगा? Ka। तो बेटा जब आप इसके लिए Ka डिफाइन करोगे वो बन जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ HA, ठीक है बेटा। कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव लेट अस राइट इट एज C अल्फा, बेटा कंसेंट्रेशन ऑफ A माइनस लेट अस राइट इट एज C अल्फा होल डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ HA, बेटा मैं इसको लिखूंगा C माइनस C अल्फा, ठीक है बेटा। ऊपर से आप चाहो तो लिख सकते हो C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, नीचे से C कॉमन निकाल लो और बेटा यहां पर आएगा 1 माइनस अल्फा। अगर आप बेटा चेक करोगे नीचे से एक C ऊपर से एक C कैंसल, दिस बिकम C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। सो देयरफॉर बेटा हम कह सकते हैं Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। सो दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग Ka। किसी भी एसिड का, किसी भी वीक एसिड का Ka अगर आप निकालोगे बेटा तो वो किसके बराबर आएगा? C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। क्लियर हो गया बेटा? अच्छा अब बेटा जी जरा सोच के देखिए, अगर हमारे पास अल्फा 1 हो जाए, अगर हमारे पास अल्फा 1 हो जाए, 1 क्या है अल्फा का? जो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू अल्फा ले सकता है दैट इज 1, और 1 किसके लिए होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। अब अगर हम देखेंगे कि अल्फा को 1 डाल दीजिए, 1 माइनस 1 इज 0 एंड Ka बिकम्स नॉट डिफाइंड। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से फॉर स्ट्रॉन्ग बेसिस, या फिर हम कह सकते हैं इन जनरल में फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट इज नॉट डिफाइंड। हम किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो मतलब बेटा Ka जो हमारे पास है, अगर हम अल्फा 1 डालेंगे तो Ka क्या बन जाएगा? नॉट डिफाइंड। सो वी से बेटा when we are having a strong electrolyte, neither Ka is defined nor Kb is defined। चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे स्ट्रॉन्ग बेस हो, किसी का भी डिसोसिएशन कांस्टेंट डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। अब बेटा यहां पर आपके पास एक और पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, if we consider alpha to be very small in comparison to 1, बेटा अगर हम अल्फा को क्या मान ले? बहुत छोटा मान ले 1 के मुकाबले में, दैट इज बेटा हम ये कह रहे हैं अल्फा इज मच लेस देन 1। अगर अल्फा 1 के मुकाबले में बहुत छोटा है, ठीक है, 1 के मुकाबले में बहुत छोटा होने का मतलब क्या है बेटा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की हुई है वो क्या है? वो बहुत कम है। जाहिर सी बात है बेटा, किसी भी चीज को जो 1 से छोटी है अगर आप उसका स्क्वायर करोगे बेटा, हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब नेग्लेक्ट करने के लिए बेटा आपको देखोगे आपके पास ऊपर लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर, और बेटा जी नीचे लिखा हुआ है अल्फा। सिंस अल्फा इज मच लेस देन 1, बेटा मैं कह सकता हूं यहां से 1 माइनस अल्फा इज नियरली इक्वल टू 1। 1 माइनस अल्फा इज नियरली इक्वल टू 1। अब बेटा अगर आपने देखा कि अल्फा 1 के मुकाबले में छोटा है, तो अल्फा स्क्वायर तो 1 के मुकाबले में और छोटा होगा, लेकिन बेटा उसका मतलब ये नहीं है, दैट डज नॉट मीन कि आप ऊपर से भी अल्फा स्क्वायर कैंसिल कर दोगे, 0 बना दोगे। इसको नहीं बना सकते बेटा, क्योंकि अगर आपने ऊपर से अल्फा को भी 0 बना, अल्फा स्क्वायर को 0 बना लिया बेटा, फिर सॉल्व क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू देन सॉल्विंग? यू आर सॉल्विंग नथिंग। तो ये जो हम कहते हैं कि अल्फा इज मच लेस देन 1, ऐसी ही एग्जांपल बेटा हम केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं, जहां पर हम अल्फा को नेग्लेक्ट कर देते थे। तो मैं वहां पर भी मैंने आपको बता दिया था कि हम अल्फा को कहां नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कहां नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो डिनोमिनेटर में तो कर सकते हैं, न्यूमरेटर में हम अभी इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट मींस 1 माइनस अल्फा को बेटा नियरली 1 लिया गया, और अगर आप नीचे 1 माइनस अल्फा को नियरली 1 लोगे बेटा, आप देखोगे Ka इज इक्वल टू सिर्फ C अल्फा स्क्वायर, जिसका मतलब बेटा जी आपके पास आएगा अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ Ka
बाई सी, अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ के ए बाई सी। अब बेटा ये आपको ध्यान में रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा बेटा। हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ के ए बाई सी। व्हाट इज अल्फा बेटा? अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इट इज डिग्री ऑफ dissociation of weak acid. This is degree of dissociation of weak acid. weak acid की जो degree of dissociation है वो कितना है? अल्फा। बेटा अगर ये weak base होता तो यहां पर होता अल्फा is equal to root of Kb by C. Where what is this C? बेटा जी this C is the concentration of the source. यहां पर कौन है source? बेटा weak acid. वहां पर कौन होगा source? weak base. ठीक है, तो यहां पर आप बेटा देख रहे हो अल्फा किसके बराबर है? रूट ऑफ के ए बाई सी। तो अल्फा को हम लिख सकते हैं रूट ऑफ के ए बाई सी एक ही सूरत में, अगर हम ये मान के चले कि अल्फा 1 के मुकाबले में बहुत छोटा है। अगर हम ये मान के चले कि अल्फा 1 के मुकाबले में बहुत छोटा है, तब जाकर बेटा हम कह सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ के ए बाई सी। ठीक है, मे बी बेटा आपको यहां पर ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा होगा कि सर आप पहले ये बोल रहे हो कि अल्फा 1 के मुकाबले में बहुत छोटा है, आप ये बोल रहे हो अल्फा 1 के मुकाबले में बहुत छोटा है। जब आपको पहले से ही पता है कि अल्फा कितना है 1 के मुकाबले में, तो आप फिर यहां पर अल्फा क्यों निकाल रहे हो? सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ एम्बिग्यूटी दैट मे अराइज इन योर माइंड कि यहां पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि अल्फा 1 से छोटा है, फिर भी हम यहां पर बोल रहे हैं फिर अल्फा इसके बराबर होगा। ठीक है, क्या मतलब है इसका? वंस वी रीच इन क्वेश्चंस ना, देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप बेटा इसको समझ लोगे और क्लियरली। लेकिन फिलहाल के लिए हमें सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि अगर हम ये मान के चलें कि अल्फा 1 के मुकाबले में बहुत छोटा है, तो हम 1 माइनस अल्फा को 1 ले सकते हैं और अल्फा को लिख सकते हैं रूट ऑफ के ए बाई सी। बट बेटा इफ अल्फा इज नॉट लेस देन 1, बेटा अगर अल्फा 1 के मुकाबले में बहुत छोटा नहीं है, अल्फा 1 माइनस अल्फा इज नॉट इक्वल टू 1। ये बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अल्फा 1 के मुकाबले में बहुत छोटा नहीं है, तो बेटा आप 1 माइनस अल्फा को 1 नहीं ले सकते। क्या मतलब है उसका? उसका मतलब बेटा जी ये है कि जब आप के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा लिखोगे, तो आप नीचे वाले अल्फा को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। तब सर फिर कैसे निकलेगा? फिर बेटा निकल तो आएगा अल्फा, लेकिन बेटा उसके लिए आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। क्या सॉल्व करनी पड़ेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे? मैं आपको बताता हूं। देखिए बेटा, अगर 1 माइनस अल्फा 1 के बराबर नहीं है, तो बेटा हम जानते हैं ना के ए किसके बराबर है? के ए बराबर है सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। अब मैं यहां पर 1 नहीं लिख सकता हूं बेटा, आई कैन क्रॉस मल्टीप्लाई दिस। बेटा दिस विल बिकम के ए इंटू 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहां से आप क्या काम करो, आप लिखो सी अल्फा स्क्वायर, बेटा प्लस लिखो के ए इंटू अल्फा। मैंने माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस को उधर ट्रांसपोज कर दिया, और बेटा फिर मैं लिखूंगा माइनस के ए इज इक्वल टू 0। और बेटा ये क्या है? दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा ये किसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अल्फा। और बेटा अगर ये अल्फा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बेटा आपको तो आता ही है सॉल्व करना। सॉल्व इट टू गेट अल्फा। बेटा तो फिर आपको यहां पर सॉल्व करना पड़ेगा और अल्फा को निकाल लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ये माना कि अल्फा 1 के मुकाबले में बहुत छोटा है, तब अल्फा बराबर है रूट ऑफ के ए बाई सी। लेकिन अगर अल्फा 1 के मुकाबले में छोटा नहीं है, तो बेटा अल्फा कहां से मिलेगा? अल्फा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आपको लेना पड़ेगा। तो बेटा आइंदा की जब भी हम क्वेश्चंस पर आएंगे, हम केसेस देखेंगे बेटा, हम ये देखेंगे कि इफ अल्फा इज लेस देन मतलब बहुत छोटा है, इफ अल्फा इज मच लेस देन 1, तो बेटा या अगर हम ऐसे जनरल में कहेंगे इफ अल्फा इज वेरी स्मॉल, देन वी कैन राइट अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ के ए बाई सी। बट इफ अल्फा इज नॉट वेरी स्मॉल, देन वी हैव टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा उस वक्त आपके दिमाग में आना चाहिए सर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ रेफर कर रहे हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा सा टीडियस हो जाएगा, बट इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग एट ऑल। ठीक है, हम इसको सॉल्व भी करेंगे, आप देखोगे इस क्वेश्चंस में आ भी जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा, हम जानते हैं बेटा इस पूरे चैप्टर में, बेटा मैंने आपसे कहा ना इस पूरे चैप्टर में आपको क्या काम करना है? आपको पीएच निकालना है। यू हैव टू फाइंड आउट पीएच। ठीक, लेकिन उसकी तरफ आने से पहले बेटा अब हम क्या काम करते हैं, हम एक चीज यहां से देखते हैं। इफ वी टेक अल्फा टू बी स्मॉलर देन 1, बेटा अगर हम अल्फा को 1 से छोटा मान रहे हैं, अगर हम अल्फा को छोटा मान रहे हैं 1 से, तो बेटा वहां से आपको मिलेगा अल्फा इज इक्वल टू
रूट ऑफ Ka डिवाइडेड बाई C। बेटा Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, इट चेंजेस ओनली विद टेम्परेचर, और बेटा आई कैन से अल्फा जो है बेटा जी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट ऑफ C के। अल्फा किसको प्रोपोर्शनल है? इट इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ C, वेयर व्हाट इज C? कंसंट्रेशन। अब देखिए बेटा, देखिए मैं आपसे कैसे कहता हूं, इफ बेटा C टेंड्स टू जीरो, बेटा मैंने आपसे कहा C टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। C टेंडिंग टू जीरो का मतलब कंसंट्रेशन जीरो, और बेटा कंसंट्रेशन कब जीरो होगी? जब सोल्यूट बहुत कम होगा और सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होगा। जब सॉल्वेंट बहुत ज्यादा, सोल्यूट बहुत कम, बेटा ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देखिए बेटा, अगर आप C को डालते हो जीरो, C अगर टेंडिंग टू जीरो है बेटा, तो ऐसा सबको लगेगा कि अल्फा इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। नॉट एट ऑल, बिकॉज बेटा वी नो दैट अल्फा ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1। अल्फा ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1। अब अगर बेटा अल्फा 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा, जब हम कहेंगे कि C टेंडिंग टू जीरो है, यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन की तरफ कंडीशन जा रही है, हम ये नहीं कहेंगे कि अल्फा इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, बिकॉज अल्फा के लिए इंफिनिटी का वैल्यू क्या है? 1। तो देयरफॉर बेटा आई कैन से इफ C टेंड्स टू जीरो, यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो चुका है, this means alpha is tending to 1. And what does alpha tending to 1 mean? It means that that there is no difference. There is no difference. कोई डिफरेंस नहीं है बेटा। किस किस में डिफरेंस नहीं है? There is no difference between strong electrolyte and weak electrolyte at infinite dilution. Infinite dilution पर strong और वीक इलेक्ट्रोलाइट पे बेटा जी कोई भी फर्क नहीं है। ये मतलब है बेटा इसका, ये समझ रहे हो? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। बेटा हम जानते हैं, ये तो हम जरूर जानते हैं कि डाइल्यूशन करने से कंसंट्रेशन गिर जाती है, ठीक है, डाइल्यूशन करने से कंसंट्रेशन गिर जाती है। लेकिन बेटा यहां पर देखो, जब आप डाइल्यूशन कर रहे हो, अल्फा को क्या होता है? अल्फा इंक्रीज होता है। डाइल्यूशन करके कंसंट्रेशन डाउन हो जाती है और अल्फा इंक्रीज हो जाता है। अब बेटा जी एक पॉइंट याद कीजिए, जो मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुका हूं। वी हैव सेड कंसंट्रेशन ऑफ एनी आयन इज C अल्फा। मैंने आपसे कहा है कंसंट्रेशन ऑफ एनी आयन, कोई भी आयन हो बेटा जी, वो कंसंट्रेशन असल में किसके बराबर है? C अल्फा के बराबर है। अब दो कंट्राडिक्टरी पॉइंट्स आपको मैं यहां पर दिखाता हूं, जिससे आपकी क्यूरियोसिटी बेटा थोड़ी सी बढ़ जाएगी कि आखिर क्या हो रहा है असल में। देखिए बेटा, अगर मैं आपको कहूंगा कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं, बताइए बेटा C को क्या हो रहा है? आप डेफिनेटली कहोगे सर डाइल्यूशन करने से कंसंट्रेशन गिर जाती है। लेकिन बेटा अभी ऊपर हमने पढ़ा कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो अल्फा को क्या होता है? बेटा जी अल्फा इंक्रीज होता है। अब यहां पर देखो, मैं अगर आपसे ये पूछूंगा कि डाइल्यूशन करने से आयन की कंसंट्रेशन को क्या होता है, तो बेटा दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो किसी भी आयन की कंसंट्रेशन डिटरमाइन करते हैं, एक तो हो गया सोर्स की कंसंट्रेशन और बेटा दूसरा हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हालांकि दोनों पर डाइल्यूशन का इफेक्ट उल्टा है, कंसंट्रेशन पर डाइल्यूशन कम कर देता है और डाइल्यूशन अल्फा को बढ़ा देता है। अब हमें यह डिसाइड करना है कि क्या किसी भी आयन की कंसंट्रेशन डाइल्यूशन से बढ़ती है या घटती है, यही है ना? तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, दैट इफ यू से दैट कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, किसी भी आयन की कंसंट्रेशन C अल्फा है, अरे भाई जब ये C डिक्रीज हो रहा है तो हमारा दिमाग ये कह रहा है कि आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होनी चाहिए। लेकिन बेटा अगर हम अल्फा की तरफ भी देखेंगे, अल्फा चूंकि डाइल्यूशन से बढ़ रहा है, तो यही हमारा दिमाग वापस कह रहा है नहीं, आयन की कंसंट्रेशन बढ़नी चाहिए। सो नाउ देयर अराइजेस अ क्वेश्चन, देयर अराइजेस अ क्यूरियोसिटी that whether the concentration of ion will decrease or whether it will increase based on dilution। अगर आप डाइल्यूशन करते हो तो क्या आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी या घटेगी? बेटा दिस इज अ क्वेश्चन दैट विल बी आंसर्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इंशाल्लाह, बट यहां पर बेटा आपको ये सोचना पड़ेगा। हाँ, एक हिंट मैं बेटा जरूर आपको दे सकता हूं, मैं आपको एक हिंट ये जरूर दूंगा कि इन दोनों में से जिसका इफेक्ट ज्यादा होगा बेटा आंसर भी उसी के हिसाब से आएगा। मतलब अगर डाइल्यूशन करने से कंसंट्रेशन बहुत कम होती है और अल्फा बहुत कम राइज होता है, तो नेट में हम कहेंगे आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। या अगर हमने कहीं ऐसा देखा कि कंसंट्रेशन का वैल्यू जो गिर रहा है ये बहुत कम है, लेकिन अल्फा का वैल्यू जो बढ़ रहा है वो बहुत ज्यादा है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी विल से दैट द कंसंट्रेशन ऑफ द आयन इज increasing. But what is going to happen we will see inshallah in due course of time, but right now this is a question that should be striking in your mind and that you should keep
into consideration while we are going or while we are moving ahead in this chapter। तो बेटा ये ध्यान में रखना होता है, ठीक है। अब यहां पर हम बेटा एक और चीज पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट हैपेंस टू अल्फा बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। बेटा देखिए टेम्परेचर का क्या रोल है बेटा, अब हम जानते हैं, अगर आप यही इक्वेशन देखोगे टेम्परेचर का क्या रोल है। अब यहां से बेटा आपको बहुत इजी है, जाहिर सी बात है बेटा, हमने डिसोसिएशन पढ़ रहे हैं एंड वी नो ऑल डिसोसिएशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। बेटा जी जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वी नो ऑल एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर। डेफिनेटली बेटा हम कहेंगे इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर बेटा टेम्परेचर बढ़ रहा है वी कैन से अल्फा इंक्रीज। अब वो भी आप कैसे बता सकते हो, देखिए बेटा अल्फा किसको प्रोपोर्शनल है बेटा, अल्फा प्रोपोर्शनल है डिसोसिएशन कांस्टेंट को। डिसोसिएशन कांस्टेंट असल में क्या है, इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड वी नो फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस वंस वी आर गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर, क्योंकि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना मतलब उसके आयंस में टूटना। अब जैसे ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ रहा है दैट मींस डिसोशिएटेड पार्ट बढ़ रहा है, अनडिसोशिएटेड पार्ट घट रहा है। जाहिर सी बात है बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को जरूर और जरूर बढ़ना पड़ेगा। सो वी कैन से विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर अल्फा इंक्रीजेस एंड वी कैन आल्सो से इफ द टेम्परेचर डिक्रीजेस, जाहिर सी बात है बेटा के भी डिक्रीज हो जाएगा, के डिक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब बेटा जी अल्फा भी डिक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज अनदर फैक्टर दैट अफेक्ट्स द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। पहला कौन सा है डाइल्यूशन, दूसरा कौन सा है टेम्परेचर, ठीक है बेटा। अब देखिए तीसरा पॉइंट कौन सा है बेटा, दैट कम्स नेचर ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट। दैट इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट। आखिर हमारे पास सॉल्वेंट का नेचर क्या है, ये तीसरा पॉइंट है बेटा, ये तीसरा फैक्टर है जो इफेक्ट करता है अल्फा को। सो दैट इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब बेटा जी इस पर ध्यान दीजिएगा, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट क्या है। देखो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स डू नॉट हेल्प इन डिसोसिएशन, डू नॉट हेल्प इन डिसोसिएशन। नॉन पोलर सॉल्वेंट जो बेटा होते हैं वो डिसोसिएशन में हेल्प नहीं करते हैं, बट बेटा यहां पर देखिए क्या, बट पोलर सॉल्वेंट्स with very high dielectric constant, अब ये आपके लिए एक नई टर्म है dielectric constant, ठीक है, with very high dielectric constant help या फिर आप कह सकते हो assist in dissociation, assist in dissociation। और बेटा हम कह सकते हैं hence अल्फा इंक्रीजेस। यानी कि अगर आपने पोलर सॉल्वेंट लिया, अगर आपने पोलर सॉल्वेंट लिया, बेटा पोलर सॉल्वेंट मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। पोलर सॉल्वेंट वो होता है जिसमें पॉइंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जैसे बेटा हमारे पास वाटर है, अगर आप वाटर देखोगे बेटा जी, वाटर ये देखो वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट का मतलब हाइड्रोजन पर कौन सी चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव, इस हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव, बेटा इस ऑक्सीजन पर 2 डेल्टा माइनस। तो इस वाटर मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, तो बेटा इसको कहेंगे एक पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, इसको कहेंगे एक पोलर सॉल्वेंट है। अब अगर बेटा ये पोलर सॉल्वेंट है और पोलर सॉल्वेंट अगर मैं आपको रियलिटी में भी बोलूं ना, तो सिंस यू आर आल्सो रीडिंग द चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, पोलर सॉल्वेंट बेटा असल में वो होता है जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। अब डाइपोल मोमेंट क्या है, वो कैसे नहीं करना है, that you will learn in your chemical bonding chapter, but right now you need to trust me on this point that polar solvent जो है उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होती है, but mere presence of positive and negative charge does not guarantee the molecule to be polar। लेकिन फिर भी इस वक्त के लिए आप ये ध्यान में रखिए कि वाटर जो है ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। वाटर क्या है, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, इस बात पर बेटा इस वक्त कोई हमें डाउट नहीं है, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। अब बेटा जी दूसरी बात रही, दूसरा बेटा पॉइंट यहां पर ये है कि अच्छा कोई आपसे कहेगा पोलर मॉलिक्यूल क्या है, म्यू क्या है बेटा, म्यू इज नोन एज डाइपोल मोमेंट, म्यू इज नोन एज डाइपोल मोमेंट, ठीक है, म्यू को हम डाइपोल मोमेंट कहेंगे बेटा, ठीक है। अच्छा तो पोलर मॉलिक्यूल कौन होता है, जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, दैट इज अ पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। अच्छा बेटा देखिए अब एक और है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो बेटा मैं आपसे एक बात कहता हूं, मान लीजिए बेटा आपके पास कोई सॉल्वेंट है जो किस किस का बना हुआ है, जो किस किस का बना हुआ है, ए पॉजिटिव और
बी माइनस आयंस का। जाहिर सी बात है बेटा, इन दोनों को अगर आप पानी में डालोगे और अगर इसको टूटना है, अगर इस इलेक्ट्रोलाइट को टूटना है किसमें, आयंस में, तो बेटा आपको क्या करना होगा, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा, आपको इसको कम करना होगा या इनफैक्ट जीरो करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो हो जाएगा बेटा, ये दोनों आयंस एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। इज इट क्लियर? नाउ वंस दीज आर सेपरेटेड entirely from each other, or if I can say like that, once these two are totally cut off from each other's influence, हम कहते हैं बेटा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसॉल्व हो गया किसमें, पानी में। लेकिन डिसॉल्व होना या डिसोशिएट होना इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, अब देखो बेटा होता क्या है। जैसे ही बेटा जी आपने इसमें पानी लगाया, ये देखो बेटा पानी में क्या है, पानी में बेटा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन पर बेटा नेगेटिव चार्ज है। देखो एक ही वाटर मॉलिक्यूल मत होगा, यहां पर भी वाटर मॉलिक्यूल होगा। देखो बेटा ये है डेल्टा पॉजिटिव, ये है डेल्टा पॉजिटिव, ये है 2 डेल्टा माइनस। ठीक है बेटा, देखो क्या होगा। अब यहां पर हमें पता है पहले ए और बी के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। प्लीज आप इस चीज को कंसिडर करके सोचिए कि यहां पर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस नेगेटिव चार्ज पर भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है बाहर की तरफ, और इस ए पॉजिटिव पर ऑक्सीजन की तरफ से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है बेटा किसकी तरफ, बाहर की तरफ। ठीक है, अब बेटा आप मुझे सोच समझ के मुझे बताइए, सोच समझ के मुझे बताइए, ये जो आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला है बेटा, ये वाला जो आपने इलेक्ट्रोलाइट पानी में डाला है, बताइए बेटा ये कब टूटेगा अपने आयंस में। I am pretty much sure the obvious answer that is coming into your mind is that once these force of attractions, वो force of attraction जो water की वजह से इस इलेक्ट्रोलाइट पर लग रहे हैं, अगर वो force of attraction ज्यादा है एज कंपेयर टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आयंस के बीच में खुद है, इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के बीच में है, तो बेटा अगर वो ज्यादा है, जाहिर सी बात है बेटा आयन टूट जाएगा, आयन टूट जाएगा। ठीक है, यस दिस इज 100% श्योर। बट बेटा आप जरा सोचो, जैसे जैसे पानी खींच रहा है आयंस को एक दूसरे से दूर, ठीक है, ओके, क्योंकि बेटा आप ये समझना सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल्स नहीं है वाटर के तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा किस किस की वजह से, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एंड द वाटर मॉलिक्यूल, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है। अब बेटा आप जरा सोच सकते हैं इसको, जैसे जैसे आयंस बहुत दूर दूर जा रहे हैं उनके बीच में गैप भी तो बढ़ रही है। अब उस गैप को कौन फिल करता है बेटा, जैसे जैसे ये दूर चले जाएंगे ना बेटा पानी आ जाएगा बीच में, आएगा कि नहीं बेटा। मैंने आपसे कहा पानी का हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है बेटा, ये आप ऐसे समझो, ये पानी की या किसी भी सॉल्वेंट की ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है बिटवीन द 2 आयंस। समझना बेटा इसको, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आयंस के बीच में है, किन आयंस के बीच में है, इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा। उससे आपके दिमाग में एक और पॉइंट आ जाएगा, सर जितना ज्यादा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उससे क्या होगा, तो बेटा उससे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी बेटा ये और गिर जाएगा, और अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा जी और गिर गया मतलब सॉल्वेंट या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और ज्यादा बढ़ जाएगा, और ज्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो दैट मीन्स हायर द वैल्यू ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जितना ज्यादा बेटा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इन 2 आयंस के बीच में है, ए पॉजिटिव और बी माइनस के बीच में है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा बेटा तो मतलब वाटर को, आयंस को दूर दूर करने में और हेल्प मिलेगी, और अगर बेटा आयंस एक दूसरे से दूर दूर हो गए तो मतलब बेटा डिसोशिएटेड पार्ट बढ़ रहा है, अनडिसोशिएटेड पार्ट कम हो रहा है, डेफिनेटली बेटा इसका मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ रहा है। एंड वी नो दैट हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जितना डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा जी हाई होगा उतना आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा। तो बेटा याद रखिएगा सारे सॉल्वेंट्स में वाटर का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बेटा ये सबसे ज्यादा है, एंड दैट इज 81। क्या है बेटा, वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, दैट इज 81, सबसे हाईएस्ट है बेटा। इसीलिए वाटर पोलर भी तो है, ठीक हो गया, फेवरेबल एक, और बेटा वाटर क्या है, वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हाई है, सिंस वाटर इज हैविंग ए पोलर नेचर
as well as a very high dielectric constant. That is why water is considered to be a universal solvent. क्या कहेंगे बेटा? Since H2O is polar and also has a very high dielectric constant और वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ये भी हाई है, hence it is considered to be a universal solvent. बेटा जी इसीलिए हम पानी को क्या कहते हैं? पानी को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट लेते हैं। ठीक है, तो पानी इसीलिए बेटा हमारे पास क्या है? पानी इसीलिए हमारे पास यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है। आई होप बेटा ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बेटा ये हमने देखा कि सॉल्वेंट भी असर डालता है अल्फा पर, बेटा हमने देखा टेम्परेचर भी असर डालता है, और बेटा हमने देखा डाइल्यूशन भी असर डालता है। बेटा अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज कॉमन आयन इफेक्ट। क्या है ये कॉमन आयन इफेक्ट? बेटा ये चौथा फैक्टर है जो आपको दिमाग में रखना है। देखिए बेटा क्या मतलब, देखिए बेटा कॉमन आयन इफेक्ट क्या है। फोर्थ पॉइंट कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट। देखिए बेटा कॉमन आयन इफेक्ट क्या है। अगर हम कॉमन आयन इफेक्ट की बात कर रहे हैं बेटा, देखो कॉमन आयन इफेक्ट क्या है। देखो अगर मैं आपसे सोचूं, कंसिडर एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट लीजिए, कंसिडर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, कंसिडर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे बेटा Ha, ठीक है, इसको बेटा आप डिसोशिएट करोगे तो ये क्या बन जाएगा? H पॉजिटिव और A माइनस। ठीक है बेटा जी, और लेट अस सपोज इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो कितना है? अल्फा 1। दैट मीन्स दिस इज व्हाट? दिस इज इनिशियल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है कि नहीं? अब बेटा जी मैं ये भी जानता हूं कि आप इस चीज को मानोगे कि जितना जितना ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगी उतना इसका अल्फा ज्यादा होगा, और अगर ये रिएक्शन किसी तरीके से बैकवर्ड डायरेक्शन में चली गई तो बेटा इसका अल्फा क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब ये मान लो इक्विलिब्रियम पर आ गई है और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है? अल्फा 1। लेट अस ऐड ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बेटा हम कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं। यहां पर बेटा मैं कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट HCl लेता हूं। लेट अस ऐड ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट HCl having at least one common ion as that of weak electrolyte, तो बेटा हम क्या लेंगे? हमने एक कॉमन आयन लिया, हमने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अब इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में डाल दिया। लेकिन कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लोगे बेटा? कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेना है जिसका कम से कम एक आयन बिल्कुल वही है जो इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के पास है। देखिए बेटा मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया? HCl। क्या इस HCl और इस Ha में कोई कॉमन आयन है? ऑब्वियस आंसर जो आपके दिमाग में आएगा, यस सर है। इसके पास भी हाइड्रोजन H पॉजिटिव के फॉर्म में, इसके पास भी हाइड्रोजन H पॉजिटिव के फॉर्म में। ठीक है, इसी चीज को बेटा देखते हैं अब हम क्या करते हैं। हमें HCl को डालना है इस सॉल्यूशन में। बेटा जी इसके साथ तो आप एग्री करोगे ना कि HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और पानी में जैसे ही डालेंगे बेटा ये बन जाएगा H पॉजिटिव, बेटा ये बन जाएगा Cl माइनस। चलिए हम मानते हैं HCl की कंसेंट्रेशन C1 है स्टार्ट में, जब हमने इसको डाला तो बेटा अभी ये कुछ नहीं होगा, जब बेटा जी थोड़ा टाइम बीत जाएगा, वी नो बेटा ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये पूरा का पूरा डिसोशिएट हो जाएगा। पूरा का पूरा डिसोशिएट मतलब बेटा यहाँ पर 0, लेकिन बेटा जी यहाँ पर होगा C1 और बेटा यहाँ पर भी होगा C1। इसके साथ तो आप एग्री करते हो। आप मुझसे पूछोगे नहीं सर आपने तो कहा किसी भी आयन की कंसंट्रेशन C अल्फा होती है। बेटा बिल्कुल सही कहा, यहां पर भी तो इसकी कंसंट्रेशन होगी ना C1 अल्फा।
क्योंकि C क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द सोर्स। इसका सोर्स कौन है, HCl, तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, C1। तो बेटा इस आयन की कंसंट्रेशन है C1 अल्फा। अगर C1 अल्फा आप देखोगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो बेटा अल्फा तो 1 है, तो इसकी कंसंट्रेशन C1 और बेटा इसकी कंसंट्रेशन भी C1 हो जाएगी। नाउ विद कूल हेड बेटा अब सोचो, क्या ये HCl डालने से इस इक्विलिब्रियम पर कोई फर्क पड़ेगा? Just think about it, just think about this, just pause this video for a minute and think about this. क्या इसकी वजह से इस पर कोई असर पड़ेगा? And the answer I am sure, बेटा I hope आपको ये समझ में आया होगा. The answer is yes, there is going to be an effect of adding HCl to HA. And what is that effect going to be? बेटा आप ये देखोगे कि जैसे ही आपने HCl डाला, इस इक्विलिब्रियम को पता चल जाएगा कि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जो है बेटा, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बेटा ये सडनली इंक्रीज हो गई। कैसे इंक्रीज हो गई? बिकॉज बेटा आपने बाहर से एक H पॉजिटिव का सोर्स इसमें डाल दिया, जिसकी वजह से बेटा H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज। बेटा अब याद करो ले चैटलियस प्रिंसिपल क्या कहता है, वो कहता है कि अगर आपने कोई भी इफेक्ट ऐसा किया जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है, तो रिएक्शन करेगी उसका बिल्कुल अपोजिट या बिल्कुल उल्टा करेगी, ताकि इक्विलिब्रियम पर जो आपने इफेक्ट किया है वो इफेक्ट गायब हो जाए। बेटा आपने क्या इफेक्ट किया है? आपने H पॉजिटिव को इंक्रीज करने की कोशिश की है, बेटा रिएक्शन चाहेगी H पॉजिटिव को डिक्रीज करने की कोशिश। जाहिर सी बात है बेटा, अब रिएक्शन कैसे अपना H पॉजिटिव कम करेगी? जाहिर सी बात है जो H पॉजिटिव HCl से आया, रिएक्शन उस पर कोई असर नहीं करेगी। रिएक्शन क्या करेगी? रिएक्शन अपने H पॉजिटिव जो वो H पॉजिटिव प्रोड्यूस कर रही है उसको कम कर देगी। और वो बेटा कैसे कम करेगी? जब ये रिएक्शन कहां जाएगी? जब ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और बेटा जरा सोच के देखो, अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली गई, व्हाट हैपेंस टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? क्या इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अभी भी अल्फा 1 होगा या फिर ये चेंज हो गया होगा? वेल आई होप द आंसर इज इन योर माइंड, इट मस्ट हैव चेंज्ड फॉर श्योर। बेटा ये अल्फा 1 जरूर क्या हो गया है? ये अल्फा 1 जरूर चेंज हो गया है। और बेटा जो नया अल्फा है वो क्या है? वो अल्फा 1 नहीं है। तो क्या कहेंगे? दिस इंक्रीज, देखो मैं क्या लिखूंगा, दिस इंक्रीज इन H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, दिस इंक्रीज इन H पॉजिटिव कंसंट्रेशन causes the equilibrium of the weak electrolyte to go in backward direction। बेटा BD का मतलब backward direction, so that its new degree of dissociation, its new degree of dissociation that becomes अल्फा 2। बेटा जी इसका जो नया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो क्या होगा? वो होगा अल्फा 2। बेटा क्या आप मुझे बता सकते हो अल्फा 1 और अल्फा 2 में क्या रिलेशन होगा? कौन बड़ा होगा? जाहिर सी बात है बेटा, अल्फा 1 बड़ा, अल्फा 2 छोटा। तो बेटा मैं यहां पर कहूंगा दैट इज अल्फा 2 इज लेस देन अल्फा 1, है कि नहीं? बेटा जब अल्फा 2 अल्फा 1 से छोटा हो जाएगा, मतलब कॉमन आयन की वजह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाती है। बेटा इसी इफेक्ट को हम कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, दिस इफेक्ट इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। बेटा जी इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? इसी इफेक्ट को हम कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। अब बेटा सोच के देखो, कॉमन आयन इफेक्ट ही क्यों कहा इसका नाम? बेटा जरा जस्ट थिंक अबाउट दिस। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कोई भी आयन कॉमन नहीं है, क्या बेटा इसके अल्फा को कोई फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको नहीं कहेंगे कॉमन आयन इफेक्ट। तो कोई अगर आपसे पूछे व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, द कॉमन आंसर दैट शुड बी इन योर माइंड इज, जो आप फटाक से उसको बोलोगे बेटा क्या, कि कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाता है। इज इट क्लियर? Is that clear? That should be clear in your mind. Common ion effect क्या है? ठीक है, अब बेटा मुझे सोच समझ के बताओ, सोच समझ के बताओ। मैं आपसे कहता हूं कि कॉमन आयन इफेक्ट के टाइम पर, कॉमन आयन इफेक्ट के टाइम पर क्या H पॉजिटिव और क्या A माइनस, क्या H पॉजिटिव और A माइनस की कंसंट्रेशन बराबर होगी? तो आपका आंसर बेटा ये होगा नो। क्यों बेटा? आप देखो जब हमारे पास ये HCl नहीं डाला था बेटा, तो यहां पर आप देखोगे H1 की कंसंट्रेशन थी, सॉरी
H अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन बेटा C मानता ना, तो इक्विलिब्रियम पर इसकी कंसंट्रेशन होती C♜1, इसकी भी होती C♜1। ठीक है। अब बेटा जी जब मैंने इसमें HCl डाल दिया तो पहले तो ये C♜1 बहुत छोटा ही है। क्यों? क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट से आया है। अरे भाई जब आपने कॉमन आयन यानी कि कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया तब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, कौन से H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन? उस H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जो Ha से आया है बेटा, वो कंसंट्रेशन तो और डिक्रीज हो गई ना। लेकिन मुझे सोच समझ के बताओ, ओवरऑल जो कंसंट्रेशन H पॉजिटिव की है उसको क्या हुआ है बेटा? दैट कंसंट्रेशन हैज इंक्रीज्ड। क्या मतलब सर, हमें समझ में नहीं आया। बेटा H पॉजिटिव का सोर्स अब मत सिर्फ Ha है, अब H पॉजिटिव के सोर्स दो है बेटा, एक हो गया Ha, दूसरा हो गया HCl। आप ये कह सकते हो कि वो H पॉजिटिव जो Ha से आया है उसकी कंसंट्रेशन तो कम हो गई, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें पूरे सॉल्यूशन मिक्सचर की, उसमें जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है बेटा, दैट H पॉजिटिव कंसंट्रेशन हैज सर्टेनली इंक्रीज्ड, है कि नहीं? नाउ टेल मी वन थिंग, क्या इस इक्विलिब्रियम को देखकर जब आपने कॉमन आयन भी डाल दिया इसमें, क्या बेटा जी इन दोनों आयन्स की कंसंट्रेशन बराबर है? नहीं। तो बेटा अगर नहीं बराबर है तो जरा ओस्टवाल्ड्स की पिक्चर को याद करो। ओस्टवाल्ड्स की पिक्चर कहती है कि Ka जो है वो C♜2/1 - के बराबर है, लेकिन एक ही सूरत में जब दोनों आयन्स जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ आएंगे वो कॉमन आयन, उनकी कंसंट्रेशन जो है वो सेम होगी। याद करो बेटा, थोड़ी देर पहले आपने लिखा H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन भी C♜ और दूसरे A- की कंसंट्रेशन भी C♜, लेकिन बेटा क्या यहां पर इस H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन होगी वही जो A- की होगी? नॉट एट ऑल। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या होगी बेटा? वो होगी C1। वो क्या होगी? वो होगी C1। और A- की कंसंट्रेशन क्या होगी? दिस विल बी C♜2। दिस विल बी व्हाट? C♜2, न कि C♜1। क्योंकि जब आपने कॉमन आयन डाल दिया बेटा तब जाकर तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चेंज हो गया ना α2 की तरफ। तो बेटा जाहिर सी बात है अब A- है C♜2, H पॉजिटिव है बेटा C1, तो क्या बेटा Ka इज इक्वल टू C♜2/1 - यहां पर लगेगा? नहीं। तो बेटा यहां पर हम क्या बोलेंगे? नोट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन Ka इज इक्वल, ध्यान दीजिएगा बेटा, H पॉजिटिव इंटू A- डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Ha। ये तो ठीक है बेटा, ये तो ठीक लिखना है कि Ka इज इक्वल टू H पॉजिटिव इंटू A- डिवाइडेड बाय HO। दिस इज 100% करेक्ट। बट बेटा बट हम ये नहीं लिख सकते हैं कि Ka इज इक्वल टू C♜2 डिवाइडेड बाय 1 - ये नहीं लिखा जा सकता बेटा। इस पॉइंट को बेटा अच्छे से समझ लीजिएगा। आपको याद है जब हमने ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, ये वाला रिजल्ट मैंने इधर से लाया, लेकिन अब ये वाला रिजल्ट इधर से इसलिए नहीं आएगा बिकॉज अब ये H पॉजिटिव वीक इलेक्ट्रोलाइट का नहीं माना जाएगा। अरे बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट ने H पॉजिटिव पहले से ही बहुत छोटा दे दिया था। जब आपने कॉमन आयन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया उसमें तो उसका H पॉजिटिव तो और कम हो गया। तो ये माना जाता है कि ये सारा का सारा H पॉजिटिव कहां से आया? ये सारा का सारा आया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से, दैट इज C1। A- कहां से आएगा? फॉर श्योर बेटा A- आएगा Ha से, जिसकी कंसंट्रेशन बराबर होगी C♜2। याद रखिएगा C♜2। और Ha भी जो भी होगा उसके साथ मुझे कोई लेना देना अभी नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं बेटा कि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन C♜2 के बराबर बिल्कुल भी नहीं है, वो बराबर है C1। अरे बेटा अगर इन दोनों आयंस की कंसंट्रेशन बराबर ही नहीं है तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि ऊपर क्या आएगा? C♜2 या ऊपर आएगा C♜2 का स्क्वायर, कभी नहीं आएगा बेटा। इसका मतलब हम Ka इज इक्वल टू H पॉजिटिव A- बाय Ha लिख तो सकते हैं, लेकिन ये नहीं लिख सकते हैं कि Ka इज इक्वल टू C♜2/1 - बिकॉज फॉर दैट वी शुड हैव बीन हैविंग ओस्टवाल्ड्स पिक्चर, लेकिन बेटा ओस्टवाल्ड्स पिक्चर का कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं लगता है। इसीलिए जब भी वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया तो हम Ka की ये वाली डेफिनेशन नहीं यूज करेंगे, बल्कि Ka की ये वाली डेफिनेशन यूज करेंगे। अब बेटा इसका यूज नाउ आई हैव मेड यू अंडरस्टूड कि ओस्टवाल्ड्स पिक्चर की जो सिग्निफिकेंस है वो कितनी ज्यादा है। ठीक है, तो Ka इज इक्वल टू C♜2/1 - तभी लिखा जा सकता है जब कॉमन आयन इफेक्ट ना हो रहा हो, बिकॉज उस केस में क्या हो जाएगा, जो इस वाले आयन की कैटायन की कंसंट्रेशन होगी वही किसकी होगी?
एनायन की कंसेंट्रेशन, और जब ये दोनों कंसेंट्रेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट से ही आ रही हैं तो दोनों की वैल्यू सेम होगा, दोनों का वैल्यू सेम होगा। आप लिख सकते हो Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। आई होप दिस इज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब हमने बेटा 4 फैक्टर्स पढ़ लिए। पहला सॉल्वेंट, अगर पोलर सॉल्वेंट है और पोलर सॉल्वेंट के साथ साथ पोलर सॉल्वेंट हो हमारे पास और उसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई हो तो बेटा अल्फा बढ़ जाता है। अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो अल्फा बढ़ जाता है। बेटा अगर आपके पास कंसंट्रेशन कम कर दो आप तो अल्फा बढ़ जाता है। और चौथा पॉइंट बेटा, अगर आपने कॉमन आयन इफेक्ट करवा दिया, यानी कि आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, लेकिन उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर एक कंडीशन है कि उसका कम से कम एक आयन सेम होना चाहिए एज दैट ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट, तब जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ये और कम हो जाता है। सो दीज वर द 4 फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आई होप आई हैव मेड यू क्लियर, I have been able to make you understand how these 4 factors affect the degree of dissociation. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा हम आगे बढ़ते हैं। और बेटा ये चैप्टर पर प्लीज ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारे पास है दैट इज ऑटोप्रोटोलिसिस। दैट इज ऑटोप्रोटोलिसिस। देखिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है दैट इज ऑटोप्रोटोलिसिस। लिसिस का मतलब बेटा ब्रेक डाउन होता है, ऑटो का मतलब खुद ब खुद हो जाता है, और प्रोटो का मतलब बेटा प्रोटॉन यानी कि H पॉजिटिव, यानी कि H पॉजिटिव। देखिए बेटा क्या होता है, देखो बेटा जो हमारे पास पानी है ना, पानी इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब बैड कंडक्टर की बेटा 2 सूरतें होती हैं, ठीक है, समझ लेना इसको। बैड कंडक्टर की होने की 2 चीजें हो सकती हैं, 2 तरीकों से आप इसको बोल सकते हो बैड कंडक्टर। बेटा बैड कंडक्टर एक वो कंडक्टर होता है जो बिल्कुल भी कंडक्ट ना करे, टोटली वो कंडक्ट नहीं करता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पैसेज जो है वो 0 है, पास ही नहीं होती है। लेकिन बेटा बैड कंडक्टर का एक और मकसद भी होता है, एक और मतलब भी होता है कि बैड कंडक्टर मामूली सी करंट को पास जरूर करता है। द फ्लो ऑफ द करंट इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, नाउ once we say water is a bad conductor of electricity, once we say formic acid is a bad conductor of electricity, we do not mean bad in terms of the conduction being 0. We are referring to conduction being very 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 small, and that is why we are terming water, we are terming ammonia solution, we are terming formic acid solution, इनको हम क्या मानते हैं, बैड कंडक्टर्स। यहां पर बैड कंडक्टर्स का ये कतई मतलब नहीं है कि ये कंडक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा कंडक्ट करने के लिए एक सॉल्यूशन को क्या प्रोड्यूस करना पड़ेगा, आयंस प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, अब आयंस कहां से आएंगे, जब बेटा आप पानी को लोगे ना, या तो आप बाहर से कोई इलेक्ट्रोलाइट इसमें डाल दो, जैसे NaCl डाल दो बाहर से, तो NaCl इमीडिएटली टूट जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl माइनस, तो आयंस हमारे पास तैयार है, करंट पास इजीली हो जाएगी। लेकिन बेटा अगर आपके पास प्योर वाटर है, आपने इसमें कोई चीज नहीं डाली है, definitely it is a bad conductor of electricity, but that bad means that it conducts electricity to a very small extent. अब बेटा अगर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, बहुत कम कंडक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब बेटा बहुत कम आयंस भी तो होने चाहिए इसमें। अब आयंस कहां से आए हैं, बाहर से तो हमने कोई भी आयन ऐड नहीं किया है, तो बेटा इसका एक्सप्लेनेशन सिर्फ एक ही बनता है कि पानी खुद ब खुद ही टूट जाता है। पानी का एक मॉलिक्यूल प्रोटॉन को देता है, प्रोटॉन का मतलब समझ लीजिएगा H पॉजिटिव, और दूसरा मॉलिक्यूल H पॉजिटिव को गेन करता है। बेटा जरा सोच समझ के देखो, जो H पॉजिटिव लूज करेगा वो क्या बनाएगा, OH माइनस, और जो H पॉजिटिव को गेन करेगा वो क्या बनाएगा, H3O पॉजिटिव। मैं आपको समझाता हूं, देखो बेटा जैसे आपके पास है H2O, H2O का एक मॉलिक्यूल और H2O का दूसरा मॉलिक्यूल, बेटा जी ये दोनों के दोनों एक क्या करता है, H पॉजिटिव का सोर्स बनता है, और दूसरा क्या करता है, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है। बेटा H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने का तरीका आपको याद है, उसके पास लोन पेयर होने चाहिए, एंड फॉर श्योर वी नो दैट
ऑक्सीजन इज हैविंग 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा यहां से क्या बनेगा, यहां से बनेगा OH माइनस और बेटा जी यहां से बनेगा H3O पॉजिटिव। और बेटा कभी कभी H3O पॉजिटिव को सिंपली H पॉजिटिव भी लिखा जाता है। दिस इज नोन एज हाइड्रोनियम आयन। इसको क्या कहा जाता है, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। वाटर ने क्या किया, खुद ही एक H पॉजिटिव प्रोड्यूस किया और दूसरे ने H पॉजिटिव को गेन किया। जरा बेटा सोच समझ के याद कीजिए, कोई भी चीज अगर H पॉजिटिव दे रही है तो वो एसिड है, चाहे आप एरिनस के हिसाब से बोलो, चाहे आप ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट के हिसाब से बोलो। कोई भी चीज अगर H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रही है बेटा वो तो ब्रोंस्टेड बेस है। मतलब ऑटो प्रोटोलिसिस में एक मॉलिक्यूल एक्ट कर रहा है एज एसिड और बेटा जी दूसरा मॉलिक्यूल एक्ट कर रहा है एज बेस। नाउ दिस इज नॉट लिमिटेड टू वाटर ओनली बेटा, ये आप ऐसे भी कह सकते हो, यू कैन से HCOOH बेटा, दूसरा HCOOH बेटा, ये है फॉर्मिक एसिड, इवन दिस इज ए फॉर्मिक एसिड। एक फॉर्मिक एसिड H पॉजिटिव देगा बेटा, ये बनाएगा HCO माइनस फॉर्मेट आयन। और बेटा दूसरा क्या करेगा, दूसरा गेन करेगा, बनेगा HCOOH2 और बेटा इसके ऊपर आएगी पॉजिटिव चार्ज। तो देखो यहां पर आपके पास आयंस प्रोड्यूस हो गए ना, आयंस प्रोड्यूस हो गए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की। क्या बेटा ये आयंस हमने बाहर से ऐड किए हैं, नहीं, ये सॉल्वेंट ने खुद से ही ये आयंस प्रोड्यूस किए हैं। सच ए प्रोसेस इज नोन एज ऑटो प्रोटोलिसिस। ठीक है, प्रोटोलिसिस का मतलब समझा, एक ने प्रोटॉन को दिया, दूसरे ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया। जो देगा वो एनायन बनाएगा और जो गेन करेगा वो कैटायन बनाएगा। बेटा आई होप दिस इज क्लियर एंड कीप दिस थिंग इन माइंड। फॉर ऑटो प्रोटोलिसिस हम ऐसे लिखेंगे, फॉर ऑटो प्रोटोलिसिस, फॉर ऑटो प्रोटोलिसिस। ऑटो प्रोटोलिसिस के लिए बेटा क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ द कैटायन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द एनायन। कैटायन और एनायन की कंसंट्रेशन क्या होती है, बराबर होती है। इसको ध्यान में रखिएगा। मतलब अगर आप वाटर को ले रहे हो बेटा, अगर आप वाटर को ले रहे हो तो आप कहोगे कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अगर आप बेटा फॉर्मिक एसिड को ले रहे हो तो आप कहोगे कंसंट्रेशन ऑफ HCOO माइनस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ HCOOH2 पॉजिटिव। ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, अब बेटा देखिए, देयरफॉर अगर वाटर के लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे Kc, बेटा जी ये किसके बराबर है, H पॉजिटिव। बेटा जी ये किसके बराबर है, OH माइनस। बेटा नीचे कौन आएगा, H2O, लेकिन बेटा यहाँ पर H2O का स्क्वायर आएगा बिकॉज ऑटो प्रोटोलिसिस के लिए आपको वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, अब वाटर की कंसंट्रेशन तो बेटा जी कांस्टेंट रहती है। आई कैन राइट Kc इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O का स्क्वायर, बेटा दैट बिकम्स इक्वल टू H पॉजिटिव इंटू OH माइनस, H पॉजिटिव इंटू OH माइनस। बेटा जरा सोच समझ के मुझे बताओ, Kc कांस्टेंट, H2O की कंसंट्रेशन कांस्टेंट, बेटा ये नया कांस्टेंट होता है। दिस इज नोन एज ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट। दिस इज नोन एज ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट। बेटा इसको कहते हैं ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट। और बेटा जरा इस ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट ऑफ वाटर को जरा देखें, ये किसके बराबर आएगा, H पॉजिटिव इंटू OH माइनस। और इसको देखकर बेटा आपको कुछ याद आ रहा है, H positive into OH minus, isn't this ionic product of water? I can also say this is equal to Kw। तो बेटा जो आपके पास Kw होता है वही होता है ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट। और बेटा यहां से देखकर हम कहेंगे K ऑटो प्रोटोलिसिस या Kw आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर वो बराबर होता है H पॉजिटिव इंटू OH माइनस। समझ रहे हैं बेटा जी, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ऑल्सो बेटा इसी तरह से बेटा मैं लिख सकता हूं सिमिलरली बेटा मैं एक ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट फॉर्मिक एसिड के लिए भी लिख सकता हूं। जैसे आई कैन राइट K ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ HCOOH, बेटा जी वो बराबर होगा HCOO माइनस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HCOOH2 पॉजिटिव। बेटा क्या ऑटो प्रोटोलिसिस में दोनों की कंसंट्रेशंस बराबर होती है? आप चाहो इसको रिप्लेस करो इससे या इसको रिप्लेस करो इससे, इट्स वन एंड द सेम थिंग। इन जनरल बेटा जी आप ये लिख सकते हो। ठीक है, सो आई विल रेकमेंड कि आप किसके लिए लिखो ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट। बेटा आप ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट लिखो NH3 और NH3 के लिए। सो दिस इज एन असाइनमेंट। आप ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट लिखकर मुझे बताओ किसके लिए, अमोनिया के लिए। तो एक अमोनिया का मॉलिक्यूल H पॉजिटिव देगा, दूसरा अमोनिया का मॉलिक्यूल H पॉजिटिव गेन करेगा और क्या बनाएगा,
अमोनियम आयन, बेटा आप मुझे उसका ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट लिखकर बता देना, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑटो प्रोटोलिसिस का कॉन्सेप्ट भी कैसे आया, मैंने आपको बोला कि कुछ सॉल्वेंट्स ऐसे देखे गए जो खुद से ही कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिए। अब चूंकि हमने बाहर से कोई चीज ऐड नहीं की है, तो मतलब खुद ही इसने अपने तरीके से आयंस को प्रोड्यूस किया है। चूंकि कंडक्ट बहुत कम हद तक हो रहा है, नियरली जीरो हो रहा है, एग्जैक्टली जीरो नहीं, नियरली जीरो है, तो हम कहते हैं आयंस की जो कंसंट्रेशन जो प्रोड्यूस हो रही है बिकॉज ऑफ ऑटो प्रोटोलिसिस, इवन दैट कंसंट्रेशन इज वेरी वेरी स्मॉल, इवन दैट कंसंट्रेशन इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है बेटा। अब देखिए चलिए बेटा हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, अब देखो बेटा हमारे पास क्या है। अब बेटा आपको याद अगर थोड़ा बहुत होगा, बेटा अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, थोड़ा बहुत अगर आपको याद होगा बेटा, के ऑटो प्रोटोलिसिस या फिर के डब्ल्यू किसके बराबर होता है, 10⁻⁻⁴। इसमें तो कोई शक नहीं है। हम जानते हैं के डब्ल्यू किसके बराबर है बेटा जी, इट इज H पॉजिटिव इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, बेटा दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴। क्लियर है बेटा। अब H पॉजिटिव ऑटो प्रोटोलिसिस है तो दोनों आयंस की कंसंट्रेशन बराबर होगी। बेटा मैं चाहूं तो यहीं से कर सकता हूं, H पॉजिटिव का स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴। ठीक है बेटा, चूंकि पानी उतना ही H पॉजिटिव प्रोड्यूस करता है जितना OH माइनस प्रोड्यूस करता है, तो सॉल्यूशन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब देखिए बेटा, जैसे ही आप इधर से H पॉजिटिव को ले लोगे बेटा, वो बन जाएगा 10⁻⁻⁷। ठीक है, अब अगर H पॉजिटिव 10⁻⁻⁷ के बराबर है बेटा जी, इसका मतलब OH माइनस भी 10⁻⁷ के बराबर ही है, अगर पानी प्योर है, इसमें आपने कोई चीज नहीं डाली है। ठीक है बेटा, अब देखो, if we add an acid from outside, बेटा अगर हमने बाहर से क्या कर दिया, कोई एसिड ऐड कर दिया। एसिड क्या है, जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ाए, तो बेटा हम कहेंगे डेफिनेटली H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन अब OH माइनस से बढ़ जाएगी और बेटा जी हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा एसिडिक। ठीक है बेटा, if we add a base from outside, बेटा बाहर से आप क्या काम करो, एक बेस ऐड करो, तो किसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, OH माइनस की कंसंट्रेशन ज्यादा है किसके मुकाबले में, H पॉजिटिव के मुकाबले में, मतलब बेटा जी हमारा सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, बेटा आपको आयंस की कंसंट्रेशन चेक करनी पड़ेगी। अगर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा तो सॉल्यूशन एसिडिक, अगर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम यानी कि OH माइनस की कंसंट्रेशन ज्यादा, तो बेटा हमारे पास सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, बेसिक बन जाएगा। ठीक है, अब बेटा मैं आपको यहां पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बता देता हूं। देखो बेटा, अगर आप वाटर का केस डिस्कस करोगे ना बेटा, वाटर के केस में जैसे ही डिसोसिएशन हो जाती है बेटा, ये बनता है H पॉजिटिव और OH माइनस। ये मैं आपके लिए अलग से एक पॉइंट कह रहा हूं फॉर वाटर की खास बात बता रहा हूं बेटा। वाटर की खास बात बेटा आप देखते हो, पानी जो है ना, पानी जब डिसोशिएट होता है तो बेटा ये क्या बनता है, ये बनता है H पॉजिटिव इंटू OH माइनस। चलिए बेटा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखते हैं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc बराबर है H पॉजिटिव इंटू OH माइनस। ठीक है सर, और डिवाइड कीजिए सर इसको H2O से। H2O को बेटा इधर ले जाओगे तो आप इसको लिखते हो ना KW, लिखते हो ना बेटा इसको KW। ठीक, अगर आप बेटा सोच समझ के मुझे एक चीज बताओ, KW अभी हम नहीं लिखे इसको, अगर हम इसको KW नहीं लिखे, सिर्फ इसी पर गौर करें, इस रिएक्शन को मद्देनजर रखते हुए, पानी ने क्या प्रोड्यूस किया बेटा, H पॉजिटिव। अगर पानी ने H पॉजिटिव प्रोड्यूस किया तब तो बेटा ये एसिड की तरह बिहेव करता है, और एसिड के लिए जो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं वो Ka लिखते हैं। लेकिन कोई स्टूडेंट ऐसा हो सकता है वो कहेगा नहीं सर, H2O ने सिर्फ H पॉजिटिव थोड़ी प्रोड्यूस किया, उसने तो OH माइनस भी प्रोड्यूस कर दिया है, तो सर ये कैसे जायज हो गया कि हम Kc को Ka लिखें, क्यों ना सर हम Kc को Kb लिख दे, उसके हिसाब से भी ठीक है। तो बेटा कोई कहेगा Ka, कोई कहेगा Kb, गलत कोई भी नहीं है बेटा,
गलत कोई भी नहीं है, दोनों के दोनों ठीक है। तो बेटा याद करो, जैसे आइंस्टाइन ने कहा था कि ड्यूअल नेचर है लाइट का, तो बेटा वाटर के लिए भी उसी हिसाब से एक तरीका आप देख सकते हो। वाटर एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और वाटर बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। इसीलिए तो हम कहते हैं वाटर एक्ट्स एज एम्फोटेरिक। वाटर का नेचर क्या है? एम्फोटेरिक है। ये एसिड भी है, ये बेस भी है। देखिए बेटा, आप इसी के Ka को क्या लिख सकते हो, या तो चाहो बेटा आप इसको Ka लिख सकते हो, वही बराबर होगा बेटा किसके? Kb के। और बेटा जी वही बराबर होगा किसके? H पॉजिटिव इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय बेटा कंसेंट्रेशन ऑफ H2O। ये समझ रहे हो बेटा? अब देखिए बेटा, अगर आपने Ka लिखा या Kb लिखा, उसके साथ मल्टीप्लाई करो किसको? H2O को। बेटा आप देखोगे Kw विल बी इक्वल टू, या तो बेटा आप इसको लिख सकते हो Ka इंटू H2O, लेकिन पानी का जो Ka है वही इसका Kb भी है। बेटा आप चाहो तो Kw को लिख सकते हो Kb इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ H2O। In both the situations you are correct. This is very very important. वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप ख्याल रखिएगा, पानी का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka होता है वही उसका क्या होता है? वही उसका Kb भी होता है। ठीक है बेटा? तो आई होप बेटा आज के लेक्चर में आपको ये समझ में आ गया होगा कि अल्फा पर कैसे असर पड़ता है बहुत सारी चीजों का, टेम्परेचर का, सॉल्वेंट का, कॉमन आयन इफेक्ट का, ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ क्या है, और जो हमने ये ऑटो प्रोटोलिसिस पढ़ा। आई होप दीज कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर इन योर माइंड। और वाटर के लिए हमने कैसे Ka और Kb को बराबर लिख दिया बेटा, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है? नाउ कीपिंग दीज थिंग्स इन माइंड, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल प्रोसीड फर्दर। टिल देन बेटा आप सिर्फ एक काम कीजिएगा, सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। लेक्चर को अच्छे से देख लीजिए, समझ लिया, क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दिया। एंड आई एम अगेन रिपीटिंग, वेयर एवर यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी, डोंट हेजिटेट इन रीचिंग आउट टू मी। आई एम देयर फॉर यू एवरी टाइम। ठीक है बेटा? टिल देन, अल्लाह हाफिज।